मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे भाई बहन स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन में व्यस्त होंगे। तो बिल्कुल व्यस्त ही रहना आप लोग, और आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए मैं बिल्कुल हाजिर हो चुका हूं। आज की क्लास में आपका जो डर था, आपको जिन टॉपिक से डर लगता था, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक्स होते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, उन टॉपिक्स को आज मैं स्वाहा करने वाला हूं। यानी कि आज मैं डिस्कस करूंगा मैं आपको बहादुर कहानी के बारे में, मैं डिस्कस करूंगा उसके बाद हमारी पंचलाइट कहानी के बारे में, उसके बाद मैं आपके सारे जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं यानी कि अनेकार्थी शब्द जो होते हैं, उन अनेकार्थी शब्दों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि मेरे पास एक वाक्य होगा और उस वाक्य को हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिर लास्ट वाला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा शब्दों में सूक्ष्म अंतर। मतलब मेरे पास दो शब्द दिए जाएंगे और उन दोनों शब्दों में कोई छोटा छोटा अंतर होगा, उस अंतर को हम फाइंड करेंगे। तो सारे क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डीप में डिस्कस करूंगा। आप लोग अगर नए आए हैं, अगर आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हां, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में मैं आपको सिखाऊंगा। तो बढ़ता हूं मैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक, जो टॉपिक है वो हमसे क्या बोल रहा है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। जो मैंने आपको बहादुर कहानी पढ़ाई थी जिसका नाम दिल बहादुर था, तो बहादुर एक बेसहारा नेपाली लड़का था। वो जो कहानी मैंने आपको पढ़ाई थी अमरकांत जी की, उस कहानी का उद्देश्य क्या होता है, और पूरे 5 नंबर का टॉपिक होता है। आपको मैंने सारांश में आपको बता चुका हूं, मैं अपनी पिछली कक्षाओं में सारांश को बता चुका हूं, लेकिन अभी तक अगर आपने उद्देश्य को नहीं पढ़ा तो उद्देश्य को भी तैयार कर लो। मैं आपको बहादुर कहानी, मैं आपको पंचलाइट कहानी, दोनों कहानी के उद्देश्य को डिस्कस करूंगा। तो उद्देश्य हमारा क्या बोल रहा है, और बिल्कुल आसान शब्दों में सीखना है, बिल्कुल कुछ भी रटना नहीं है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आसान तरीके से समझना है। कहानी का मतलब ही होता है उसको समझो केवल केवल। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में क्या है मेरे पास, अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में, और बिल्कुल याद रखना मेरे पास जो बहादुर है उस कहानी के लेखक का नाम क्या है, अमरकांत जी। अमरकांत जी ने बहादुर कहानी को लिखा है। तो अमरकांत जी ने बहादुर कहानी में सामाजिक ढांचे के भीतर आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले दो भिन्न वर्गों को यथार्थ चित्रित करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को भी गति प्रदान की है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि जो मेरे पास अमरकांत जी हैं, उन्होंने क्या बताया कि आर्थिक रूप से दो वर्ग, एक अमीर वर्ग होता है, एक गरीब वर्ग होता है। हम सब जो आते हैं वो मिडिल क्लास, एक गरीब वर्ग से आते हैं। तो मेरे पास एक अमीर वर्ग होता है और गरीब वर्ग होता है। अमीर वर्ग जो उसके मालिक थे, और जो मेरे पास जो बहादुर था वो एक गरीब वर्ग से आता था, और उसके साथ एक गलत बर्ताव किया जाता था, उसके साथ एक भेदभाव किया जाता था। तो उन विषमताओं के बारे में इस कहानी के अंदर बताया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि आर्थिक विषमताओं के बीच जीवन जीने वाले दो भिन्न वर्ग, मतलब एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग, उनके बीच यथार्थ चित्रित करने के साथ साथ उन्होंने बाधित बचपन की कहानी को चित्रित किया है। क्या है कि जो मेरे पास बहादुर था, उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसकी जो माता ने उसको बहुत पीट कर उसके साथ बहुत गलत बर्ताव करती थी। उस कारण से वो अपना घर छोड़ दिया था उसने। मतलब उसका जो बचपन था वो बहुत बेचारेपन से बीता। मतलब उसका बचपन जो था बहुत बाधित था, उसका बचपन में कोई भी उसकी अच्छी चीजें नहीं थी। तो ये मेरे पास है। उसके बाद क्या है कि 12-13 वर्ष की उम्र के बहादुर का बचपन में लगातार आने वाली बाधाओं से रीता या खाली रह गया। मतलब मेरे 12-13 वर्ष की उम्र तो खेलने की होती है ना, तो उस उम्र में भी उसका जो बचपन था उसको काम करना पड़ता था। तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास लेखक हैं वो बोल रहे हैं कि जो मेरे पास जो बहादुर है उसको बचपन, यानी कि बचपन में उसके चाइल्डहुड में ही उसको काम करना पड़ा। मतलब उसकी जो खेलने कूदने की उम्र थी वो खत्म हो गई थी, मतलब उसको शुरुआत से ही काम करना पड़ा। तो ये हमें बताया जा रहा है। और उसकी ओर क्या करता है कि पहले माँ की ओर से, फिर निर्मला की हृदयहीनता, उसमें निर्मला लेखक की पत्नी है, और जो लेखक की पत्नी है वो भी बहुत हृदयहीनता के भाव से जो मेरे पास बहादुर के साथ बात करती है। उसका बचपन और किशोरावस्था के संधि काल के स्वभाव के विकास में बाधा बनती है। मतलब क्या होता है, उसका बचपन जो होता है और उसकी जो युवावस्था होती है, उसके बीच में जो उसका संधि होती है उसमें बाधा सी आ जाती है। ना तो उसका बचपन अच्छे से बीता और ना ही उसकी युवावस्था अच्छे से बीत पा रही है। तो इसके बारे में लेखक हमें बता रहे हैं। क्रियाकलाप करते हुए
भी उसका अलमस्त रहना और हर पीड़ा के बाद भी सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने लिए खुशी ढूंढ लेना बहादुर द्वारा विसंगति को उजागर किया जाता है, जहां पर मध्य वर्ग की मानसिकता अपने ही वर्ग के विरोध में खड़ी होकर उच्च वर्ग में शामिल होने की आकांक्षा को दिखाकर मानवीय संवेदनाओं को जागृत करना ही कहानी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मतलब इस कहानी का साफ साफ उद्देश्य यही है कि ऊंचे और नीचे वर्ग जो होते हैं, मतलब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच में जो विषमताएं हैं, जो लोग आपस में भेदभाव को उत्पन्न करते हैं, उसको मिटाना है, उसको एक चित्रित करना मेरे पास लेखक का उद्देश्य था। तो इस कहानी को मैंने बिल्कुल बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस किया। लेकिन अब मैं डिस्कस करूंगा हमारी बेहतरीन सी कहानी जो कि है पंचलाइट। तो आइए पंचलाइट कहानी पर हम डिस्कस करते हैं। डिस्कस करूंगा हमारी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। अभी मैंने आपको बहादुर कहानी का उद्देश्य बताया और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखना ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो अब मैं बात करूंगा हमारी पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, और दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो क्वेश्चन हमारा पूरे 5 नंबर का होता है। तो इसमें क्या है कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, जो मेरे पास पंचलाइट कहानी है वो मेरे पास किसकी कहानी है? पंचलाइट कहानी के लेखक मेरे पास कौन है, कहानीकार कौन है? मेरे पास फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो आप ये भी याद रखना कि पंचलाइट कहानी किसने लिखी थी? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखी थी। तो सिंपल तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य जगत के सुप्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं। तो सिंपल तरीके से याद रखना, जो मेरे पास फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये किसके उपन्यासकार है? बहुत प्रसिद्ध उपन्यासकार है। किसके? मैला आंचल। आपने सुना होगा, मैला आंचलिक उपन्यास होता है, उसके लेखक भी होते हैं मेरे पास फणीश्वर नाथ रेणु जी। आपकी जो कहानी है पंचलाइट, उसके भी लेखक हमारे पास होते हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो ये प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार हैं, इनको याद रखना आप सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या है कि ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। मतलब ये ग्रामीण क्षेत्र से बहुत जुड़े हुए हैं, इनका ग्रामीण क्षेत्र पर एक पकड़ है, ये बहुत मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए एक इंसान है। उसके बाद क्या है कि बिहार के अंचलों के सजीव चित्र उनकी कथाओं के अलंकार हैं। मतलब ये जो है वो बिहार के ग्रामीण क्षेत्र को बहुत अच्छी तरीके से चित्रित कर देते हैं। इनका मतलब ये है। पंचलाइट भी बिहार के परिवेश की कहानी है। मैंने बताया ना कि पंचलाइट जो कहानी है वो गोधन, जो आपने गोधन का नाम सुना होगा, गोधन की कहानी है, जो मैंने आपको पढ़ाई भी है। तो ये बिहार के गांव से संबंधित है, इसीलिए बोला जा रहा है कि बिहार के परिवेश से संबंधित है, सिंपल तरीके से। उसके बाद कहानीकार ने ग्रामीण अंचलों का वास्तविक चित्र खींचा और आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को आवश्यक सिद्ध कर देती है। मतलब क्या बताया इसमें कि आवश्यकता, मतलब हमें क्या बताया जा रहा है, जो मेरे पास आवश्यकता पड़ती है कि आवश्यकता किस प्रकार बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को आवश्यक सिद्ध कर देती है। जब क्या हुआ था, जब मेरे पास पंचलाइट आई थी तो पंचलाइट को किसी को जलाना नहीं आता था, और जो मेरे पास गोधन था तो गोधन को तो गांव से निकाल दिया गया था। लेकिन अंत में क्या हुआ था, अंत में किसी को पंचलाइट जलानी नहीं आती थी, बाद में फिर गोधन को बुलाया गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई भी मेरे पास संस्कार हो, कोई भी धर्म हो, सबको निषेध करके निकलना ही पड़ता है उस चीज को, वो बताया जा रहा है। तो इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है गोधन द्वारा। पेट्रोमैक्स का क्या मतलब होता है? जो पेट्रोमैक्स है वही मेरे पास जो पंचलाइट का इंग्लिश में नाम होता है पेट्रोमैक्स। तो आप याद रखना, पंचलाइट पेट्रोमैक्स एक ही बात होती है। तो मेरे पास है कि गोधन द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सब गलतियां माफ कर दी जाती हैं। तो मेरे पास क्या है कि गोधन जो था, गोधन को गांव से निकाल दिया गया था, लेकिन गोधन ने पंचलाइट को जला दिया था, पंचलाइट को उसको जलाना आता था, इस कारण से उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया था। क्या है कि उस पर लगे सारे प्रतिबंध हटा दिए गए थे, उसे मनचाहे आचरण की छूट दे दी जाती है। मतलब पहले उसको गांव से निकाल दिया, फिर उसको गांव में वापस ले लिया, और अब वो कुछ भी कर सकता है, उसको ये छूट मिल गई थी। ये तो मेरे पास क्या है कि ग्रामवासी जाति के आधार पर क्या करते हैं, जो मेरे पास गांव के लोग होते हैं वो जाति के आधार पर टोलियों में बटे होते हैं। तो क्या होता है मेरे पास गांव में आजकल भी यही होता है कि जो गांव में लोग होते हैं वो जाति के आधार पर टोलियों में बटे हुए होते हैं, तो टोलियों में बांट दिए जाते हैं। वह आपस में ईर्ष्या द्वेष के भाव से भरे रहते हैं। तो क्या होता है कि आपस में टोलियों में बटे रहते हैं, एक जाति विशेष के आधार पर रहते हैं, और आपस में ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा द्वेष से भरे रहते हैं, सिंपल तरीके से भरे रहते हैं। तो इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है कि दो भिन्न भिन्न टोले थे, एक
टोले में पंचलाइट थी और दूसरे टोले में पंचलाइट नहीं थी। लेकिन दूसरे टोले में जब पंचलाइट आई, जहां पर गोधन रहता था, गोधन के टोले में, तो गोधन को जलानी आती थी, इसलिए गोधन को गांव में वापस ले लिया गया। तो ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो क्या बताया गया कि द्वेष में रहते हैं और इसका बड़ा सजीव चित्रण कहानी में प्रस्तुत किया गया है। कहानीकार ने यह भी स्पष्ट किया, कहानीकार कौन है मेरे पास? फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो कहानीकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आधुनिक युग में, मतलब इस नए जमाने में, इस आधुनिक युग में अभी भी कुछ गांव और जातियां पिछड़ी हैं जो रेणु जी की अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी जाती है। मतलब क्या है कि अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो अभी भी इन चीजों को फॉलो करती हैं, लेकिन अब उनको प्रेरणा दी जाती है हमारे रेणु जी की कहानी से कि इन चीजों को भूल जाइए। तो अभी मैंने आपको बताया बहादुर कहानी का उद्देश्य, उसके बाद मैंने बताया आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, लेकिन अब मैं सारे भाई बहन, अब मैं आ चुका हूं हमारे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का मतलब क्या होता है? तो बहुत सिंपल है यार। इसमें क्या होता है कि मेरे पास एक वाक्य होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें मेरे पास क्या होता है? इसमें मेरे पास एक वाक्य दिया जाता है जिसके लिए हमें केवल एक शब्द लिखना होता है, और मैं केवल वही प्रश्न करा रहा हूं जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सारे पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन हैं, मैं उन प्रश्नों को करा रहा हूं। तो मेरे पास क्या है कि जिसकी कल्पना ना की जा सके, मतलब जिसकी कल्पना ना की जा सके उसको मैं क्या बोलूंगा? अकल्पनीय बोलूंगा। उसको क्या मैं बोलूंगा? अकल्पनीय। और ये मेरे बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है, बोर्ड 2012 का क्वेश्चन है। उसके बाद जो कहा ना जा सके, मतलब जिसको कह ना सके, उसको क्या बोलेंगे? अकथनीय। उसको मैं क्या बोलूंगा? अकथनीय बोलूंगा। और ये हमारा 2010 में, 2009 में भी क्वेश्चन आया, उसके बाद भी रिपीट होता जा रहा है क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, मतलब उसको क्या बोलेंगे कि कोई भी चीज हो और उसकी आपको पहले से उम्मीद ना हो, आशा ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अप्रत्याशित बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे हम? अप्रत्याशित बोलेंगे। अप्रत्याशित का मतलब जो अचानक से हो जाए, मतलब जिसकी आपको पहले से कोई भी आशा उम्मीद ना हो, सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या है कि अंडे से जन्म लेने वाला, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी वस्तु जो अंडे से जन्म लेती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अंडज। मतलब अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज कहलाएगा, सिंपल तरीके से याद रखना। उसके बाद जो अधिक धन खर्च करता है, मतलब जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अपव्ययी। उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा अपव्ययी बोलूंगा। उसके बाद फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, मैं इसको याद कर लो भाई, ये आएंगे एग्जाम में, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। तो क्या है इसमें? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र बोलेंगे उस चीज को हम, क्या बोलेंगे? अस्त्र। उसको मैं अस्त्र बोलूंगा। उसके बाद जिसके पास कुछ ना हो, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी ना हो, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा अकिंचन। उसको मैं क्या बोलूंगा? अकिंचन। और 2015 का क्वेश्चन है ये, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है। उसके बाद मेरे पास क्या है कि ना करने योग, मतलब ना करने योग का मतलब होता है अकर्णीय। ना करने योग का मतलब क्या होता है? अकर्णीय होता है। जो बांटा ना जा सके, सिंपल तरीके से जो बांटा ना जा सके उसको मैं क्या बोलूंगा? जो बांटा ना जा सके उसको मैं क्या बोलूंगा? अविभाज्य। जो बांटा ना जा सके अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित ना किया जा सके उसको मैं बोलूंगा अविभाज्य। तो मेरे पास ये राइट आंसर हो जाएगा अविभाज्य। उसके बाद जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता का मतलब क्या है कि जो नहीं हो सकता, मतलब जो संभव नहीं है, असंभव। जो नहीं हो सकता उसका मतलब क्या है कि असंभव। मेरे पास इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो असंभव हो जाएगा, सिंपल तरीके से। जिसकी तुलना ना की जा सके, क्या बोलेंगे हम? कि जिसकी तुलना ना की जा सके उसको मैं क्या बोलूंगा? अतुलनीय बोलूंगा। उसको सिंपल तरीके से मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं अतुलनीय बोलूंगा। और ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतुलनीय बोलूंगा, सिंपल तरीके से। उसके बाद मेरे पास क्या है? उसके बाद मेरे पास और भी है, उसके बाद मेरे पास और भी, यानी कि मेरे पास नेक्स्ट क्या है? मेरे पास जो दबाया ना जा सके, मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते, उसको क्या बोलेंगे? उसको मैं क्या बोलूंगा? अदम्य। मतलब जिसको दबाया नहीं जा सके उसको मैं क्या बोलूंगा? अदम्य बोलूंगा। उसके बाद मेरे पास जो विधान और नियम के विरुद्ध हो, मतलब जो इलीगल हो, जिसको हम बोलेंगे इलीगल, तो मेरे पास क्या होगा? अवैधानिक। मतलब जो विधान और नियमों के विरुद्ध हो उसको मैं क्या बोलूंगा? इलीगल बोलूंगा। मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा? अवैधानिक हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या लास्ट, मेरे पास नेक्स्ट क्या है? मेरे पास कि जिस पर विश्वास ना किया जा सके, मतलब ऐसी चीज जिस पर कोई विश्वास ना कर सके उसको क्या बोलेंगे? अविश्वसनीय बोलेंगे। उसको मैं आपसे बोलूंगा क्या बोलेंगे उस चीज को? उसको हम बोलेंगे अविश्वसनीय बोलेंगे। सिंथेसिस करूंगा मेरे प्यारे भाई बहन हमारे पर्यायवाची शब्द। मैंने आपको अभी बताए थे कि
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब मैं बात करूंगा हमारे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो पर्यायवाची शब्द क्या बोल रहे हैं हमसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें देखो 2016 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं ला रहा हूं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको बिल्कुल भी गलती से भी स्किप नहीं कर सकते। तो हमारा पहला नंबर जो मेरे पास शब्द है वो क्या है, पंचानन। तो पंचानन का मतलब क्या होता है मेरे पास, पंचानन का एक मतलब होता है शिव, पंचानन का दूसरा मतलब होता है पंचमुखी, पंचानन का तीसरा मतलब होता है रुद्राक्ष। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद मेरे पास है पतंग। जो पतंग हम उड़ाते हैं ना, उस पतंग का पर्यायवाची क्या होता है। तो पतंग का पहला पर्यायवाची मेरे पास विष्णु होता है, पतंग का दूसरा पर्यायवाची मेरे पास नौका होता है, पतंग का तीसरा पर्यायवाची मेरे पास पक्षी होता है। तो पतंग आसमान में उड़ती है, पक्षियों भी आसमान में उड़ते हैं, तो इसलिए यहां पर विष्णु हो जाएगा, नौका हो जाएगा और मेरे पास पक्षी इसका हो जाएगा सिंपल तरीके से। उसके बाद मेरे पास पत्नी। तो पत्नी का पर्यायवाची क्या होगा, भार्या होगा, सहधर्मिणी होगा और परिणीता का होगा, परिणीता हो जाएगा। मेरे पास क्या होगा, भार्या, सहधर्मिता और परिणीता। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मेरे पास क्या है, पत्र। तो पत्र का मेरे पास पर्यायवाची क्या होता है, पत्र का मेरे पास एक पर्यायवाची होता है मेरे पास चिट्ठी, दूसरा मेरे पास होता है पत्ता। तो पत्र का मतलब चिट्ठी, पत्ता और पंख मेरे पास याद रखना, तीन चीजें याद रखना। लेकिन एग्जाम में आपको केवल 2 लिखनी है, लेकिन मैं आपको 3 बता रहा हूं इसलिए कि आप अगर एक गलती से भी भूल जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको 2 तो कम से कम याद ही रहेंगे उस सिचुएशन में, इसलिए मैं बता रहा हूं। उसके बाद मेरे पास पद। तो पद का मतलब क्या है, पहला पद का मतलब गीत, उसके बाद मेरा छंद का चरण, पैर मेरे पास और स्थान, और ये मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मेरे पास पै। तो पै का मतलब क्या होता है, अन्न, पै का मतलब आहार, पै का मतलब ओ, पै का मतलब शक्ति। तो आप इनमें से कोई भी तैयार कर सकते हो, आप केवल 2 तैयार कर लो, आप ज्यादा से ज्यादा 3 कर लो, उससे ज्यादा मत करना, आप सारे मत करना, 2 से 3 याद रखना, इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अब मेरे पास आता है पयोधी। पयोधी का मतलब क्या होता है, पयोधी का मतलब होता है मेरे पास दुधारू पशु का अयन। उसके बाद मेरे पास तीसरा क्या होता है, मेरे पास दूसरा समुद्र और दूध का बर्तन। ये मेरे पास पयोधी का अर्थ होते हैं, पयोधी के पर्यायवाची होते हैं। मेरे पास नेक्स्ट है पवन। तो पवन का मतलब क्या होता है, पवन का मतलब होता है मेरे पास हवा। तो मेरे पास वायु, विष्णु, पानी, आप इन 3 चीजों को याद रखना, वायु, विष्णु, पानी, ये मेरे पास क्या है, पवन के पर्यायवाची या पवन के अनेकार्थी शब्द हैं। आप पर्यायवाची भी बोल सकते हो इनको, अनेकार्थी शब्द भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आपको इनका कंसेप्ट आना चाहिए, आपको 1 से 2 शब्द याद होने चाहिए बस। उसके बाद पानी। तो पानी का मेरे पास अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मेरे पास जल हो जाएगा, मेरे पास नीर हो जाएगा, मेरे पास धार हो जाएगा, सिंपल तरीके से याद रखना। पुष्कर। तो पुष्कर का पर्यायवाची मेरे पास क्या होता है, पुष्कर का मतलब तालाब। पुष्कर का मतलब क्या होता है, पुष्कर का मतलब जल कर सकते हैं, तालाब कर सकते हैं, आकाश कर सकते हैं। तो ये मेरे पास पुष्कर के पर्यायवाची हो जाएंगे। उसके बाद मेरे पास प्रकाश। प्रकाश का मतलब लाइट, जो हमारे घरों में रहती है लाइट। तो लाइट का पर्यायवाची क्या होगा मेरे पास, धूप। तो लाइट का पहला पर्यायवाची क्या होगा मेरे पास, धूप हो जाएगा पहला। उसके बाद मेरे पास क्या है, मेरे पास स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास खुला हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास प्रसिद्ध हो जाएगा। प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है कि जिस पर बहुत प्रकाश पड़ा हो वो बहुत प्रसिद्ध होता है ना, तो वही इस तरीके से आप याद रखोगे रिलेट करके चीजों को। प्रकृति। प्रकृति का पर्यायवाची क्या होता है मेरे पास, स्वभाव होता है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास नैसर्गिक होता है और मापा होता है, इस तरीके से याद रखना। तो ये मेरे पास क्या मैंने आपको बताए, मेरे पास इंपॉर्टेंट मैंने क्या बताए, सारे अपने पर्यायवाची शब्द। अभी और भी हैं, इन सभी को डिस्कस कर लेता हूं मैं। क्या है मेरे पास नेक्स्ट, तो ये हमारा नेक्स्ट। अब हम चलते हैं हमने नेक्स्ट पर्यायवाची की तरफ। तो ये वाला पर्यायवाची हमसे क्या बोल रहा है, चाल। तो चाल का पर्यायवाची मेरे पास क्या होगा, चाल का पर्यायवाची होगा गति, चाल का पर्यायवाची होगा चलन और उसके बाद रीति। तो ये मेरे पास तीनों चाल के पर्यायवाची हो जाएंगे सिंपल तरीके से। नेक्स्ट मेरे पास है छंद। तो छंद मैं आपको पढ़ाता हूं ना, रस छंद अलंकार। तो छंद का पर्यायवाची मेरे पास काव्य, दूसरा मेरे पास बहाना, तीसरा मेरे पास छल, चौथा मेरे पास मत। तो आप कोई एक याद रखना। उसके बाद छंद का कविता भी होता है, तो छंद का पर्यायवाची कविता भी होता है। उसके बाद छाजन। छाजन का पर्यायवाची
छप्पर, वस्त्र, उसके बाद मेरे पास आच्छादन, ये मेरे पास हो जाएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। जनक, जनक मेरे पास इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगाता हूं। जनक का पर्यायवाची मेरे पास पिता हो जाएगा, मेरे पास राजा जनक हो जाएगा, मेरे पास उत्पन्न करने वाला मतलब पैदा करने वाला मेरे पास होता है। जल, जल का पर्यायवाची मेरे पास पानी होता है, तो जल का पर्यायवाची पानी, उसके बाद मेरे पास सुगंध वाला, उसके बाद मेरे पास नक्षत्र। तो ये हमारा 2009 में क्वेश्चन आया है, याद रखना। जलज, जलज का मतलब क्या होता है? जलज का मतलब मेरे पास कमल होता है, जलज का मतलब मेरे पास मोती होता है, जलज का मतलब मेरे पास शंख और मेरे पास चंद्रमा होता है। तो आप इन चीजों को तैयार रखो, बहुत सिंपल सिंपल शब्द मैं लेके आया हूं ताकि आपको तुरंत याद हो जाए, कोई दिक्कत ना आए, सिंपल तरीके से। जड़, जड़ का पर्यायवाची क्या होता है? जड़ का मेरे पास मूर्ख होता है, जड़ का मेरे पास मूल होता है, जड़ का मेरे पास हठी होता है, जो बहुत हठी होता है ना, मतलब बिल्कुल अडिग रहता है। तो जड़ बिल्कुल अडिग रहती है, तो हठी व्यक्ति भी अडिग रहता है, तो हठी। उसके बाद मैं कर सकता हूं मेरे पास मूर्ख, मूल, ये सब चीजें मेरे पास जड़ के पर्यायवाची होते हैं। अब मेरे पास जाल, जाल का पर्यायवाची मेरे पास जादू हो जाएगा, मेरे पास माया हो जाएगा, मेरे पास छल हो जाएगा, तो ये मेरे पास जाल के पर्यायवाची हो जाएंगे। मेरे पास जीवन, जीवन का पर्यायवाची क्या होगा? मेरे पास पानी हो जाएगा पहला, मेरे पास जिंदगी हो जाएगा, मेरे पास आयु हो जाएगा, मेरे पास वायु हो जाएगा मेरे पास। तो केवल आपको दो तैयार रखने हैं, बस दो याद रखना, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट मेरे पास क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट अब क्या बोल रहे हैं मेरे पास? जोड़, जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ मतलब मेरे पास जुड़ना, तो जोड़ का मतलब संधि, संधि का मतलब जोड़, योग, योग का मतलब जोड़, मेल का मतलब जोड़, गांठ का मतलब जोड़। तो आप इन चीजों को तैयार रखना सिंपल तरीके से। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है? ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा भाई होता है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा भाई, ज्येष्ठ का मतलब श्रेष्ठ भी होता है, और ज्येष्ठ जो होता है मेरे पास एक महीना भी होता है, ज्येष्ठ आषाढ़ जिसको हम बोलते हैं, वो एक महीना भी होता है हमारे पास। उसके बाद मेरे पास लास्ट मेरे पास पर्यायवाची है झर, तो झर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा मेरे पास? लपट, उसके बाद मेरे पास ताप, उसके बाद मेरे पास झड़ी। तो ये मेरे पास तीन पर्यायवाची मैंने बताए झड़ के। तो सिंपल तरीके से मैंने सारे पर्यायवाची को डिस्कस किया। अगर आप इतने भी पर्यायवाची तैयार कर लेते हो तो कोई भी आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा। 100% दावा है कि आपको क्वेश्चंस इन्हीं पर्यायवाची में से मिलेंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे शब्दों जो हमारे पास है, वो मेरे पास है, ये हमारा देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास। क्या ये मेरे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास? क्या कि अनिल और अनल में सही अर्थ बताइए। तो अनिल का अर्थ क्या होता है मेरे पास, और अनल का अर्थ क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि अनिल का मतलब क्या होता है मेरे पास? हवा, अनिल का मतलब मेरे पास हवा, और अनल का मतलब मेरे पास आग, अनल का मतलब मेरे पास आग। तो मेरे पास वायु और आग इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु का मतलब भी मेरे पास हवा होता है, तो मतलब वायु और आग, सिंपल तरीके से। अंब और अंब, अंब का मतलब क्या होता है मेरे पास? अंब का मतलब होता है मेरे पास माता, अंब का मतलब मेरे पास माता, और अंभ का मतलब मेरे पास पानी। तो माता और पानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपल और उत्पल में क्या अंतर होता है? तो उपल और उत्पल, उपल का मतलब क्या होता है? ओला, जो मेरे पास आकाश से पानी बरसते टाइम गिरते हैं ना, ओला, तो वो मेरे पास उपल होता। तो उपल का मतलब ओला, उसके बाद मेरे पास उत्पल का मतलब मेरे पास कमल। तो कमल और ओला इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीके से। अब मैं बढ़ता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चंस हमसे बोल रहे हैं, डिस्कस करने हैं हमें। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट वाले कि पुरुष और परुष में क्या अंतर होता है? मेरे पास पुरुष और परुष में क्या अंतर होता है? तो पुरुष का मतलब मेरे पास मनुष्य होता है, और पुरुष का मतलब मनुष्य, और परुष का मतलब कठोर। तो मनुष्य और कठोर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि द्रव और द्रव्य में क्या अंतर होता है? द्रव और द्रव्य में क्या अंतर होता है? तो द्रव का मतलब होता है मेरे पास तरल पदार्थ, द्रव का मतलब मेरे पास तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब मेरे पास होता है पदार्थ, मेरे पास धन। तो द्रव्य का मतलब मेरे पास तरल, और द्रव्य का मतलब मेरे पास धन। ये इसमें टिक क्यों लगे हुए मैं आपको बता दूं। इसके अंदर टिक पहले से ही लगे थे, क्योंकि मैंने किताब से क्लिक किया था और वहां पर इसमें टिक ऑलरेडी लगे हुए, तो इसलिए यहां पर इसमें टिक लगे हुए हैं। स्वर्ण और सवर्ण में क्या अंतर होता है? स्वर्ण का मतलब सोना, और सवर्ण का मतलब उच्च जाति। तो मेरे पास सोना और उच्च जाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि आपात, आपात और आपात का मतलब क्या होता है? आपात का मतलब मेरे पास संकट, आपात, आपातकालीन लिखा होता है आप देखते हो, इमरजेंसी, आपातकालीन। तो मेरे पास आपात का मतलब संकट, और आपात का मतलब पैर तक। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास संकट और पैर तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास है कुल और कूल। तो कुल का मतलब क्या होता है? कुल का मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब किनारा। तो वंश और किनारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास है कि क्षति और क्षिति। तो क्षति का मतलब मेरे पास हानि,
हानि और शीति का मतलब मेरे पास आकाश। तो मेरे पास हानि और आकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास सिंपल तरीके से है, मेरे पास क्या है, उसके बाद मेरे पास है कि छात्र और छत्र में क्या अंतर होता है। तो छात्र का मतलब विद्यार्थी और छत्र का मतलब होता है मेरे पास क्षत्रियोचित। मेरे पास क्या होता है, छत्र का मतलब क्षत्रियोचित, छात्र विद्यार्थी और क्षत्रियोचित होता है मेरे पास। तरड़ी और तरुड़ी में क्या अंतर होता है मेरे पास, तरड़ी और तरुड़ी में मेरे पास क्या अंतर होता है। तो तरड़ी का मतलब मेरे पास नाव होता है और तरुड़ी का मतलब मेरे पास कोई युवती, कोई महिला होता है इसका अर्थ सिंपल तरीके से। नीर और नीड़ का अर्थ क्या होता है, नीर का मतलब होता है मेरे पास पानी, तो नीर का मतलब मेरे पास जल और मेरे पास नीड़ का मतलब घोंसला। तो जल और घोंसला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवन और भुवन में क्या अंतर होगा, भवन का मतलब मेरे पास घर होता है, भवन का मतलब मेरे पास घर और भुवन का मतलब मेरे पास संसार। तो घर और संसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट में बस यही बोलूंगा मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक क्लास को अटेंड किया होगा तो इसके अंदर मैंने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं तो 2026 में आने के लायक हैं। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे मेरे साथ तो 100% आपको टॉपर बनने से या 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं खुद एक यूपी बोर्ड क्लास 12 टॉपर हूं और आपको खुद मैं टॉपर ही बनाऊंगा। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।